सामान्य अध्ययन के इस प्रैक्टिस सेट में कुल 40 प्रश्नों को समाहित किया गया है। इसमें जितने भी प्रश्नों को समाहित किया गया है सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे परीक्षाओं में पूछे जाने की अक्सर संभावनाएं बनी रहती है। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस यानी संविधान से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरुजी को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार महारानी एलिजाबेथ के द्वारा किस तिथि को प्रदान की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। इसका सही उत्तर होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर के जरिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो मुगल दरबार में किस वर्ष आया था? सर टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर के मुगल दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। सही उत्तर होता है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया था और अपनी चापलूसी के कारण शाही फरमान प्राप्त करने में भी सफल हुआ और शाही फरमान प्राप्त करके जो कि व्यापार से संबंधित था उसको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विलय सिद्धांत के आधार पर नागपुर को किस वर्ष अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था? इसका सही उत्तर होता है 1854। 1854 में डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य विलय सिद्धांत के आधार पर नागपुर को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था और 1848 में सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया था इसी नीति के तहत अंग्रेजी शासन में। उस समय में भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डलहौजी ने ही यह हड़प की नीति को लागू किया था, जिसके तहत सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1848 में और 1854 में नागपुर को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो कितने घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है? संविधान से संबंधित यह क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होता है 24 घंटे। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके जो सबसे नज़दीकी जो न्यायालय होता है उसमें 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी शिक्षण संस्थान को संचालित कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 30 में किया गया है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह भारत के अंदर किसी भी शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकते हैं और अपने मर्जी के अनुसार उसको संचालित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कौन आता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत में समाजवाद को कौन प्रवर्तित करता है? इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत की स्थापना। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाती है वह समाजवादी प्रवृत्ति की होती है। अगर वहीं बात करें नीति निर्देशक तत्व की, अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस एपिसोड का अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार संविधान में किसे दिया गया है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही उत्तर होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया संविधान के तहत कि वह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन हुए थे?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन उपसभापति होते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति भी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा मंत्रिपरिषद। संसदीय प्रणाली में सर्वशक्तिमान मंत्रिपरिषद होता है, जिसको वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर होगा 15। ऑप्शन नंबर 1 लोक लेखा समिति जो गठित की जाती है उसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के लोक लेखा समिति में 35 सदस्य होते हैं। 35 सदस्यों से मिलकर के यह लोक लेखा समिति बनती है, जिसमें राज्यसभा के 15 और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन होता है उसमें राष्ट्रपति उसके मेंबर नहीं होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते हैं। प्रधानमंत्री भी होते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, ये सारे उसमें मेंबर होते हैं, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हुई थी? सही उत्तर होगा कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। 1540 ईस्वी में यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेरशाह विजय हुआ था। इसके बाद शेरशाह के द्वारा द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की गई थी। इससे पहले भी अफगान राज्य की स्थापना हुई थी, लेकिन इस कन्नौज युद्ध के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना शेरशाह के द्वारा हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी किया था? इसका सही उत्तर होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया था अंग्रेजों के नाम, जिसके तहत 500 पैगोडा वार्षिक पर, पैगोडा उस समय सिक्का कहा जाता था, वार्षिक दर थी 500 पैगोडा पर अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी कर दिया था व्यापार करने के लिए और चुंगी वसूलने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वो शख्स थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम चुनाव लड़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस एपिसोड में अगला प्रश्न है, लंदन में भीखाजी कामा ने निम्नलिखित में से किस अखबार को प्रकाशित करती थी? सही उत्तर होगा पेट्रियट। ऑप्शन नंबर 2 दरअसल 1909 ईस्वी में भीखाजी कामा के द्वारा लंदन में यह पेट्रियट अखबार प्रकाशित की गई थी और भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी अर्थात माँ भी कहा जाता है, चूँकि 1907 ईस्वी में उन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में सबसे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता का मुख्य मुद्दा क्या था? सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी था, जिसको समाप्त करने के उद्देश्य से इरविन और महात्मा गांधी के बीच में यह गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन के शिल्पकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। दरअसल जब कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय नियोजन समिति की मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें ही भारत में नियोजन के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि के टकोर पर जब सारा संसार सो रहा है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा,
यह वक्तव्य किसका है? सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2। जवाहरलाल नेहरू ने यह वक्तव्य कही थी स्वतंत्रता के समय में कि जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था उस आधी रात को ये बात कही थी उन्होंने, मध्य रात्रि के टकोर पर जब सारा संसार सो रहा है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह उक्ति जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती ही अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का कार्य क्षेत्र कहाँ था? वस्तुतः ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार के छपरा जिला के ये रहने वाले थे, इनका कार्य क्षेत्र छपरा जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का, 18 साल का वह युवक कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा छोड़ आंदोलन में कूद पड़ा था? सही उत्तर होगा इसका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा छोड़ करके असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगर बात करें तो उनकी जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था उन्होंने और भारत छोड़ो के दौरान उन्होंने आज़ाद दस्ते का भी गठन किया था नेपाल में रह करके। अगला प्रश्न है इस एपिसोड का, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखबार उग्रवादियों का प्रचारक था? सही उत्तर होगा इसका लीडर। लीडर अखबार के संपादक थे अरविंद उस समय में, जो कि यह लीडर्स अखबार उग्रवाद के जो समर्थक लोग थे, नेता थे, इस अखबार के जरिए, लीडर अखबार के जरिए उनको प्रचारित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय है, जहाँ भारत में जितने भी युद्ध होते हैं उससे संबंधित यादगारों को इस संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था? सही उत्तर होगा सेंट थॉमस। सेंट थॉमस वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म को प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोधरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा इसका गुजरात। गुजरात में यह मोधरा का सूर्य मंदिर स्थित है। यह सूर्य मंदिर है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की बहुलता होती है? ज्योग्राफी से यह संबंधित यह क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा इसका लोहा एवं निकेल, ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी के जो कोर होता है उसमें लोहा एवं निकेल की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में विस्तृत है? सही उत्तर होगा बहरीन, ऑप्शन नंबर 2। बहरीन एक ऐसा देश है जो कि पूर्णतः द्वीप है, समुद्र के बीच में स्थित यह देश है। खाड़ी देश है यह, लेकिन द्वीप के रूप में है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का प्रवाल है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित यह ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार का अवरोधक प्रवाल भित्ति होता है। सही उत्तर होगा अवरोधक प्रवाल भित्ति। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। बार बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर होगा राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी के रूप में जाना जाता है। इस नदी के रास्ते से यूरोप के अधिकांश व्यापार संपन्न होता है
इसलिए इसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी में रैन नदी शुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित यह क्वेश्चन है, अब तक ज्ञात विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज किस देश में की गई है? हाल ही में तुर्की में, सही उत्तर होगा इसका तुर्की में विश्व का सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है अभी कुछ दिन पहले। काफ़ी चर्चा में है, परीक्षा में अवश्य ही यह प्रश्न पूछा जाएगा। तुर्की इसका सही उत्तर होगा। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज तुर्की में की गई है। इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने सामान्य अध्ययन के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्नों को समाहित किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरुजी को जरूर लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। हम अपने चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स, सप्ताह भर के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं उन सभी को एक जगह संकलित करके साप्ताहिक वीडियो बनाते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत से लेकर के भारत की आज़ादी तक, स्वतंत्रता आंदोलन तक के वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट, सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट तो उपलब्ध हैं ही, उसको देख करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, नमस्कार।